नमस्कार। आप देख रहे हैं माँ भारती स्टडी पॉइंट और मैं हूं सोनू सर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के हिंदी का प्रथम पार्ट जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उस पर विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। इसके पहले मैं चाहूंगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, इसके पाठ परिचय के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लें। तो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा हम पढ़ने जा रहे हैं, यह एक भाषण है जिसको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के द्वारा लिया गया। अब ये जो पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जाति पाति तोड़क मंडल अधिवेशन 1936 ईस्वी में, जिसको लाहौर में रखा गया था, उसके अध्यक्ष आपको महात्मा क्या बोलते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे। वहां मतलब कि जाति पाति तोड़क मंडल का अर्थ आप समझ सकते हैं कि हम लोग इस प्रकार के मंडल का निर्माण किया है जिसके सहायता से भारत में जो जाति पाति की प्रथाएं चल रही है, कुप्रथाएं चल रही है, इसको दूर किया जा सके। अब इसके लिए हर साल अधिवेशन होता था। तो अधिवेशन का मतलब कि इसमें जो भी लोग कार्यरत थे उन लोगों का एक बैठक होता था। तो उसी तरह 1936 ईस्वी में लाहौर में इस प्रकार का एक व्यवस्था, अधिवेशन का व्यवस्था किया गया था, जिसका अध्यक्ष स्वयं आपके बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे। तो उन्होंने वहां भाषण देने के लिए एक खाका तैयार किए थे अपने मन मस्तिष्क में, लेकिन वो अधिवेशन किसी कारणवश ना हो पाया, जिसके वजह से अब बाबा भीमराव अंबेडकर जी सोचे कि जो हमने अपना मन में ख्याल लाया था, इसको क्यों ना एक किताब का रूप दे दिया जाए। तो इसी उद्देश्य से बाबा भीमराव अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक एक इंग्लिश में बुक लिखा। उसके बाद ये बुक बहुत ज्यादा प्रचलित हुई। तो हमारे ललई सिंह यादव जी ने देखा कि ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक बुक है, इनके अंदर जो बातें हैं ये हमारे भारतीय समाज तक पहुंचाया जाए, तो ना सिर्फ हमारे भारतीय समाज से जाति प्रथा का सफाया हो सकता है, बल्कि इसके मदद से हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था है ये उछाल भी मार सकती है। इसी चीज को देखते हुए ललई सिंह यादव ने ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक इंग्लिश बुक था, उसमें से क्या किए, उनको हिंदी रूपांतरण करके श्रम विभाजन और जाति प्रथा का नाम दिए। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, यह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का किंचित रूप है। किंचित बोलो तो थोड़ा रूप में इसको लिया गया है, लेकिन यही काफी साबित हो सकता है यदि हम इस पर अमल करें, हम भारतीय इस पर अमल करें, तो हमारे भारत से इस प्रकार की कुप्रथाएं को दूर की जा सकती है और हमारा जो भारत है दिन दूना रात चौगुना तरक्की भी कर सकता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने स्वतंत्र पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में क्या लिखा था। शुरू करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर कहते हैं, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जैसे विडंबना का अर्थ हुआ आश्चर्य, या सीधे तौर पर बोले तो यह शर्म की बात है। विडंबना का मतलब यहाँ हम शर्म भी ले सकते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि यह शर्म की बात है कि आज के आधुनिक भारत में जाति प्रथा का पुष्पों की कमी नहीं है। कि मतलब कि आज के हम जिस युग में जी रहे हैं, इस युग में भी जातिवाद का बढ़ावा देने वाले लोगों की कमी नहीं है। पोषक का मतलब होता है पोषने वाला या बढ़ाने वाला, लोगों की कमी नहीं है। जो ये जाति प्रथा है, ये सिर्फ ये जो जाति प्रथा है ना सिर्फ पिछड़े वर्गों को शोषित करता है, अपितु भारतीय आर्थिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बाधित साबित होता है। और यही चीज को देखते हुए हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि यह विडंबना की बात है कि आज के इस आधुनिक भारत में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। इसके पोषक बोले तो जातिवाद के जो पोषक है, कई समर्थनों पर इसका क्या करते हैं, कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। अब जैसे कोई बोले कि हमारे गांव के प्रमुख साहब,
हमारे जो प्रमुख साहब है बहुत अच्छे हैं, और कोई बोले कि ना ये प्रमुख साहब बहुत अच्छे नहीं है, तो जो बोल रहे हैं कि प्रमुख साहब अच्छे नहीं है, तो उसके भी पास कुछ ना कुछ तथ्य होगा जिसके आधार पर वो बोल रहा होगा कि हाँ ये गलती है तो इस वजह से है। या फिर मैं बोल रहा हूँ कि ना हमारे प्रमुख साहब बहुत अच्छे हैं, तो हमारे भी पास कुछ ना कुछ तथ्य होगा जिसके आधार पर मैं बोलता हूँ कि हमारे प्रमुख साहब सही है। उसी तरह जातिवाद के जो पोषक लोग हैं, ये कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, अर्थात इसको सत्य मानते हैं। अब देखते हैं कि इनकी जाति प्रथा को सत्य मानने का जो आधार है क्या है, हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं, इस पर ध्यान देंगे। समर्थक का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जैसे जो जातिवाद के समर्थक लोग हैं वो कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज के लिए, आधुनिक सभ्य समाज की दृष्टि से देखा जाए तो जाति प्रथा क्या है, सही है। अब मैं इसको एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जैसे कि इन लोगों के कहने का मतलब है। अब मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं हम स्कूल के, तो स्कूल का स्थापना किस उद्देश्य से किया गया, ताकि शिक्षा दीक्षा को बढ़ाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको बढ़ाया जा सके, बच्चों तक पहुंचाया जा सके। तो बच्चे इसमें ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाए, इसके लिए स्कूल में कार्यों को बांटना जरूरी है। जैसे कि स्कूल के विभिन्न गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए एक हेडमास्टर का होना जरूरी है। अब मान लीजिए कि हेडमास्टर साहब यदि ना होते तो फिर स्कूल का देख रेख कौन करता, कौन सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या गया, इसके लिए एक स्पेशल व्यक्ति का मन बहाल होना जरूरी है। यदि स्पेशल व्यक्ति का बहाल ना किया जाए, उस व्यक्ति को उन सभी व्यक्तियों पर ये जिम्मेवारी दे दी जाए कि आपको पढ़ाना भी है, और स्कूल के जितना जो बाहरी काम है, जैसे किसी रूम को बनाना बढ़वाना, मतलब कि आप समझ सकते हैं, तो उसके लिए ये दुविधा वाला काम हो जाएगा। कभी पढ़ाएंगे कभी छोड़ेंगे, कभी पढ़ाएंगे कभी छोड़ेंगे, तो इससे पढ़ाई अच्छे से नहीं हो सकती है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए स्कूल में भी मतलब कि श्रम विभाजन कर दिया गया है। जैसे कि हेडमास्टर, एक किरानी का भी बहाल किया गया, जिनका काम रहेगा केवल लिख पढ़ का कार्य करना। यदि अच्छा, उसी तरह हमारे क्या बोलते हैं, एक सहायक शिक्षक भी होते हैं, जिनका काम है बच्चों को शिक्षा दीक्षा देना। तो इस तरह ये जो व्यवस्था की गई है स्कूलों में, तो जाहिर से बात है इससे क्या होगा, स्कूल में जिस उद्देश्य से स्कूल का स्थापना किया गया है उसमें बढ़ोतरी होगा। इस उद्देश्य के पूर्ति होने में ज्यादा कम समय में ज्यादा पूर्ति होगा। इस दृष्टि से यहाँ श्रम विभाजन जरूरी है। तो ठीक इसी प्रकार के हवाले देते हैं जो जातिवाद के क्या करते हैं, समर्थक है, कि हाँ किसी भी सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए जाति प्रथा क्या है, सही है। ठीक है। अब क्या कहते हैं, माना गया है, चूंकि अब ये लोग बोलते हैं चूंकि जो जाति प्रथा है यह श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। यानी इन लोगों के कहने का मतलब है जब श्रम विभाजन हुआ, श्रम विभाजन, वही श्रम विभाजन ही क्या है, जाति प्रथा है। तो इसमें कहीं भी बुराई नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि श्रम विभाजन ना होता तो कार्य में कुशलता नहीं होता। ठीक है, जिससे हम अपने उद्देश्यों को सही समय पर और अच्छा तरीके से पूर्ति नहीं कर पाते, इसलिए श्रम विभाजन का होना जरूरी है। और ये जो आप जाति प्रथा का नारा लगा रहे हैं, माने समर्थक लोग बोल रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर की जाति प्रथा का जो नारा लगा रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, यह श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। तो जब आप श्रम विभाजन को माने जाति प्रथा का ध्वस्त करने निकले, इसको नष्ट करने निकले, अर्थात आप श्रम विभाजन को ध्वस्त करने निकले हैं, तो आपके लिए सही नहीं है। ये कौन कहते हैं, तो जातिवाद के जो पोषक है ये कहते हैं। अब उनके ये समर्थन का जो आधार है ये, इस पर हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर अपनी क्या आपत्ति को जताते हैं, चलिए मैं अब हम लोग उसको सुनते हैं। तो इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। तो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जो श्रम विभाजन आप लोग चला रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन तनिक इस पर यह भी गौर किया जाए कि ये जो श्रम विभाजन है किसका रूप धारण कर ले रहा है। ये जो श्रम विभाजन है ये श्रमिक
विभाजन का भी रूप धारण कर ले रहा है। अब श्रमिक विभाजन का अर्थ क्या हुआ? जैसे कि पुराने जमाने में ऐसे था कि मान लीजिए कि मैं एक दलित परिवार से बिलोंग करता हूं और मेरा काम है चमड़ा का काम करना, अर्थात मैं चमार हूं। तो मैं चमार हूं अर्थात मैं चमड़ा का कार्य कर रहा हूं। अब मेरे बेटे भी चमड़ा का ही काम करेगा, फिर उसके बेटे भी चमड़ा का कार्य करेगा, फिर उसके भी बेटे क्या किसका काम करेगा? चमड़ा का काम करेगा। यदि हमारे जो पीढ़ी है चमड़ा के काम ना करके किसी दूसरे कार्य को कर रहे हैं तो उसका विरोध किया जा रहा है। तो अब हम इसको कह सकते हैं ये श्रमिक विभाजन का भी रूप धारण कर ले रहा है। इसको क्या बोलेंगे? श्रमिक विभाजन। कि हाँ आप चमार हो, श्रमिक का मतलब होता है मजदूरों का, श्रमिक का मतलब होता है मजदूर, अब विभाजन का मतलब होता है बंटवारा, यानी मजदूरों का भी बंटवारा हो जा रहा है कि आप ये हो तो आप यही कर सकते हो, इसके अलावा दूसरा नहीं कर सकते हो। तो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं कि आप लोग जातिवाद का जिस हवाला को देकर आप इसको सही साबित कर रहे हैं, तनिक इसको ये भी ध्यान दीजिए, ये जो हवाला दे रहे हैं यह आगे चलकर किसका रूप धारण कर रहा है? किसका रूप धारण कर रहा है? तो श्रमिक विभाजन का। कि आप चमार हो तो आपका बेटा चमड़े का काम करेगा, उसका भी बेटा चमड़ा का काम करेगा। इसको क्या कहते हैं? श्रमिक विभाजन। यानी मजदूरों को भी बांट दिया गया कि ये ठीक है। चलिए आगे फिर उनकी आपत्ति क्या है? हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि पेन किलर के आपने नाम सुना होगा। तो पेन किलर का काम होता है कि जो हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का दर्द हो, यदि उस दवा को हम खा रहे हैं तो हमारे दर्द कुछ पल के लिए जैसे भी वो खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो इस पेन किलर का सबसे ज्यादा कोई विरोध करते हैं तो हमारे डॉक्टर भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि अब क्षणिक आपको राहत तो दे रहा है, लेकिन ये जो पेन किलर है आपके किडनी को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है, उसको नष्ट कर रहा है। तो यदि आप इसी रेशियो से पेन किलर लेते रहोगे तो कुछ दिन तो आपको राहत मिलेगी, लेकिन इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपका किडनी खत्म हो गया और आप भगवान के प्यारे हो गए। ठीक उसी तरह ये बोलता है कि ठीक है, अब बोल रहे हैं कि श्रम विभाजन इस मायने में सही है, और यही जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। तो ये देखिए, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए कि ये जो आपकी श्रम विभाजन की प्रथा आप जिसको मान रहे हैं सही, ये आगे चल के किसका रूप धारण कर ले रहा है? तो श्रमिकों के विभाजन का धारण कर रहा है। आगे देखते हैं कि क्या बोलते हैं हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी। श्रमिक विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन, हाँ, श्रम विभाजन निश्चित ही सब समाज की आवश्यकता है। यहाँ बोलते हैं कि वास्तव में श्रम विभाजन क्या बोलते हैं, सब समाज के लिए आवश्यक है, लेकिन अब लेकिन यहाँ पर क्या है? किसी भी सब समाज में श्रमिक विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। तो यहाँ हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर कहते हैं ठीक है, श्रम विभाजन सही है, वास्तव में सही है, लेकिन किसी भी सब समाज की ये दायित्व नहीं होता है कि श्रम विभाजन के रूप में, श्रम विभाजन के आड़ में आप श्रमिकों की अस्वाभाविक क्या करो? विभाजन कर दो। श्रमिकों की अस्वाभाविक विभाजन कर दो। बाबा भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि ये सब समाज की पहचान नहीं है कि हम श्रमिकों की अस्वाभाविक विभाजन कर दें, ठीक है। जैसे अब मैं जो बोल रहा हूं उसका अर्थ क्या हुआ? स्वाभाविक, श्रमिकों की स्वाभाविक विभाजन को पहले समझ ले, उसके बाद अस्वाभाविक विभाजन को समझेंगे। जैसे कि मैं एक मजदूर हूं, ठीक है, मजदूर हूं, तो मेरी इच्छा हो रहा है कि मैं राजमिस्त्री का कार्य करूं, या फिर मेरी इच्छा हो रहा है कि मैं बढ़ाई में काठ मिस्त्री का काम करूं, या ड्राइवरी के काम करूं, अथवा जो भी चीज का काम करूं, और मैं अपने इच्छा के अनुसार अपने कार्य की चुनाव कर रहा हूं, तब ये भी बंटवारे है। जैसे कि हम 10 के समूह में है, तो 10 में किसी ने चुना कि ना हम राजमिस्त्री के कार्य करेंगे, किसी ने चुना हमने काठ मिस्त्री का काम करेंगे, कोई चुना कि हम गैरेज में काम करेंगे, कोई चुना कि हम इसमें काम करेंगे, कोई चुना हम इसमें काम करेंगे। तो हम 10 में विभाजन हुआ। तो ये विभाजन किस रूप में हुआ? तो स्वाभाविक रूप में हम 10 ने अपने अपने इच्छा के अनुसार अपने अपने श्रम को चुना, तो इसको हम बोलेंगे स्वाभाविक विभाजन, ठीक है। लेकिन अस्वाभाविक विभाजन का अर्थ इसका उल्टा हो गया कि हम चाह रहे हैं कि ना हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास अच्छी नॉलेज है, हमारे गुरुजी ने जिस चीज को सिखाया था हम उससे बढ़िया इस चीजों को बच्चे में सिखा सकते हैं, हमारी इच्छा है कि हम पढ़ाने का कार्य करें। लेकिन
आप मुझे पढ़ाने नहीं दे रहे, आपकी व्यवस्था हमको पढ़ाने नहीं दे रहे, बल्कि हमारे पिता जो पहले काम कर रहे थे उसी काम को करने पर मजबूर कर रही है। तो यही बाबा, इसी को हम क्या बोलेंगे, श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन। तो बाबा भीमराव अंबेडकर उन लोगों से पूछते हैं जो जातिवाद के पोषक है कि बताइए ये कहाँ की सभ्य समाज की पहचान है कि वो श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन को बढ़ावा देता है? एक सभ्य समाज की यही पहचान है? नहीं है। फिर आगे क्या बोलते हैं, देखा जाए। हाँ, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन ही नहीं बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की उपेक्षा, ऊंच नीच की करारा भी देती है। जैसे बताते हैं, फिर यहाँ तंज कसते हैं हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर। बोलते हैं कि भारत का जो सामाजिक व्यवस्था, इस पर तनिक गौर कीजिए, जो आप श्रम विभाजन को मतलब कि बढ़ावा दे रहे हैं और ये कहकर जाति प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं, यह करके कि श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। तो तनिक देख लीजिए, ये जो आपकी श्रम विभाजन या जाति प्रथा है क्या कर रहा है समाज को? आज समाज में विभाजन के आधार पर, वर्गों के आधार पर एक दूसरे को ऊंच नीच को करारा दे रहा है। जैसे हमरे को देखिए ना, हम गए थे एक बार कहीं भोज खाने अपने मौसी के यहाँ, मैं नाम तो नहीं रखूंगा, वहां भी मेरे साथ भेदभाव किया गया था। ये लंबी कहानी है, मैं इसको नहीं बोलूंगा। तो हमको क्या अच्छा लगा होगा, बहुत बुरा लगा था। तो ये कैसे सभ्य समाज है आपकी, कैसे जातिवाद है, और आप इसको पोषक कर रहे हो, जिससे समाज के एक वर्ग को शोषित किया जा रहा है, उसको तकलीफ में डाला जा रहा है, उसको पीड़ा पहुंचाया जा रहा है। तो यही बता रहा है हमारा बाबा भीमराव अम्बेडकर कि भारत का देखिए ये जो जाति प्रथा, इसकी एक और विशेषता है कि हम विभिन्न वर्गों में बंटकर एक दूसरे को ऊंच नीच के दृष्टि से देख रहे हैं। तो कदाचित भी इस प्रकार की व्यवस्था उचित हमारे समाज के लिए नहीं है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। बोलते हैं कि इस प्रकार की जो भारत में व्यवस्था है ना, इस प्रकार की व्यवस्था विश्व के किसी भी कोना में नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यहाँ भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं कि जैसे कि कुछ पोषक लोग हैं ना जातिवाद के, तो वो बोल रहे हैं कि सब समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम का विभाजन जरूरी है, और ये जो जाति प्रथा है श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जैसे इसको समझना हो एक झलक में, जैसे पृथ्वी बोलिए या धरती बोलिए, दोनों बतिया हुआ है। तो वही बोल रहे हैं लोग जातिवाद के जो पोषक है ना कि श्रम विभाजन बोलिए या जाति प्रथा बोलिए, दोनों बतिया हुआ है। तो यहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा को, हम बोलते हैं कि ठीक बात भाई तो के मानो तो कि श्रम विभाजन के दूसरा रूप हो, तो कहते हैं यदि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। और स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है, फिर आगे क्या बोलते देखते हैं, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। भाई साहब, आप क्या कर रहे हो, चमार का बेटा है तो चमड़े का काम करेगा, दूसरा काम करेगा तो हम उसको करने नहीं देंगे। तो बताइए रुचि पर आधारित है? नहीं है। तो फिर ये जाति प्रथा कैसे है, कैसे श्रम विभाजन है, कैसे इसको हम कैसे माने? यदि है भी तो इसको हम अपने भारत में क्यों लागू होने दें, हम अपने समाज में क्यों लागू होने दें, जिससे हमारे इसी समाज में पलने वाले कुछ लोग शोषित हो रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, उसको अच्छे से खाने पीने का नहीं है और आप लोग मौज कर रहे हैं। कैसे इसको हम सही माने? ये व्यवस्था कैसे सही हुई? हम अपने घर में कुछ ऐसे व्यवस्था लगाए कि हमारे नारी को शोषित हो और हम पुरुषों का मौज हो, कोई खाते खाते मुंह, कोई ताकते ताकते मुंह। तो यदि ऐसी व्यवस्था, इस व्यवस्था को हम लात से मार के बाहर निकाल देंगे, सिंपल सी बात है। बल्कि हम उस प्रकार की व्यवस्था रखेंगे अपने घर परिवार में जिससे हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी कोई खुशी महसूस करे, शांति महसूस करे, सुकून महसूस करे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। यहाँ बोल रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर कि कुशल समाज का यह दायित्व होता है या यह होना चाहिए कि हम व्यक्तियों को इस प्रकार से प्रशिक्षित करें, इस प्रकार से उसको मोटिवेट करें, इस प्रकार से उसको ट्रेंड करें कि वो अपनी क्षमता के अनुसार अपनी कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। ये हुआ कुशल समाज का क्या पहचान है, इसी बारे में बोलते हैं।
ठीक है, आगे देखते हैं। इस सिद्धांत के विपरीत, ये जो सिद्धांत अभी बोला है कि कुशल समाज का एक दायित्व होता है कि लोगों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए, इस प्रकार मोटिवेट किया जाए, इस प्रकार ट्रेंड किया जाए कि वे व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार अपने कार्य का स्वयं चुनाव कर सके कि ना मैं इस काम को करूंगा, तो हाँ चल बेटा कर, इस काम को कर, ठीक है। तो इस सिद्धांत के विपरीत, ये जो भी सिद्धांत हमने देखा, इस सिद्धांत के विपरीत कहा गया, विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा किसी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टि जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण में के समय में ही मनुष्य का पेशा निर्धारण कर दिया जाता है। अब ये बोल रहा है कि ये जो अभी अभी हमने सिद्धांत को देखा कि कुशल समाज का क्या सिद्धांत होना चाहिए, उसके विपरीत हमारे भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि बिना उसके मतलब कि कुशलता को प्रशिक्षित किए या बिना उसको प्रशिक्षित किए कि आप स्वतंत्र रहकर किसी भी काम करो, बल्कि उसको उसके माता पिता के गर्भ से ही उसकी कार्य का निर्धारण कर दिया जा रहा है। जैसे अभी हम मान लीजिए कि अभी कोई बच्चा जन्मा ही नहीं, गर्भ में, अपनी माँ के गर्भ में है, गर्भ में तो वही निर्धारण कर दिया गया कि हाँ ये काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा, तो इसको हम दूषित तो व्यवस्था मन में करेंगे, ना कि सवाल ना है। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। अब यहाँ भी बाबा भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि जाति जो प्रथा है ये ना सिर्फ श्रमिकों को मतलब कि बच्चों को जन्म लेने के पहले ही उसको कार्य से बांध दिया जा रहा है, बल्कि उसको एक ही पेशा से जीवन भर बांधे रहने दिया जा रहा है। अब जैसे देख लीजिए ना, अब आगे चल के भी बोले होंगे कि जैसे मान लीजिए कि मैं कुम्हार जाति का हूं, ठीक, मेरा काम है मिट्टी का बर्तन बनाना और लोगों तक पहुंचाना, उससे 2-4 रुपए जो भी मुझे लाभ हो रहा है उससे अपने जीवन यापन को चलाना। तो समय एक ऐसा चक्र है कि जो कभी स्थिर नहीं रहता, वो तो बदलते रहता। आज जो है कल नहीं रहेगा, कल जो रहेगा वो परसों नहीं रहेगा, परसों जो था कल जो था आज नहीं है। यही समय चक्र है, ये निरंतर चलते रहता है, कभी भी रुकने वाला चीज ना है। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि आज हम जिस चीज का बढ़ावा देख रहे हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा कि इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे कि देख ले, पुराने जमाने में जाए तो रेडियो का बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करता था, घड़ी का भी बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करता था, सीडी का भी बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करता था, टीवी का भी बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करता था, जो सिनेमा हॉल का भी, सिनेमा घर का भी बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करता था। लेकिन आज एंड्रॉयड सेट आ जाने से देखिए तो सब पर ताला लगा है कि ना है, इसका आज वैल्यू है। कोई वॉच कितना खरीद रहा है, पहले देखा जाता था तो अधिकतर लोगों के पास घड़ियां होती थी। बहुत सारे शहरों में 1, 2, 3, 4, 5 की संख्या में सिनेमा घर होते थे, आज है नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एंड्रॉयड सेट आ गया है, तो समय एक जगह स्थित नहीं रहता है। अब इसी चीज को देखते हुए आपने जाति प्रथा के नाम पर, श्रमिक विभाजन के नाम पर जाति प्रथा को बढ़ावा देते हुए आप क्या कर रहे हो कि किसी व्यक्ति को एक ही पेशा से जीवन भर बांध दे रहे हो। अब भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि उसका पेशा किसी नए चीज आ जाने की वजह से उसका पैसा धूमिल पड़ गया, अब वो बेचारा क्या करेगा, भूखों मरेगा। क्योंकि आपकी जो जाति प्रथा की व्यवस्था है या उस व्यक्ति को दूसरा किसी प्रकार के कार्य करने को अधिकार नहीं दे रही है, तो बेचारा के पास ऑप्शन क्या रहेगा, उसका तो काम मंदा पड़ गया, दिवालिया निकल गई उसके काम पर, वो क्या करेगा, वो भूखे मरने के लिए उसके पास दूसरा कोई चारा है। तो अब आप ही बताइए कि इसको हम सही कैसे मान ले, आपकी ये जो व्यवस्था है इसको हम सही कैसे मान ले, क्यों मान ले कि आपकी व्यवस्था की वजह से कोई समाज फुला रहा है और कोई प्रताड़ित पर प्रताड़ित हो रहा है, उसको खाने का नहीं मिल रहा है, टाइम से पढ़ने का नहीं मिल रहा है, उसके बाल बच्चे भूखों मर रहा है। आपकी इस व्यवस्था को, जाति प्रथा का जो बढ़ावा दे रहे हैं, हम आपको कैसे सही माने, क्यों माने सही, हम बताइए। देखते हैं आगे क्या है। हाँ, तो मान लेते हैं भले ही पैसा अनुपयुक्त अपर्याप्त होने के कारण भूखों मर जाने, वही मैंने बोला आधुनिक युग में स्थिति प्राय आती है, क्योंकि इस उद्योग धंधे अभी जो मैंने बोला है आकस्मिक परिवर्तन हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य को अपना
पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो उसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा करने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। हमने बोला है ना कि हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा है व्यक्ति को दूसरे पेशा करने को माने दूसरा पेशा को करने को अलाउ नहीं देती है जो उसके पिता नहीं किया है, अर्थात उसके पिता जो किया है वही पेशवा आपको भी करना पड़ेगा। इसी चीज से बौखलाए हैं, देख रहे हैं। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो अब आप ही लोग बताइए, जो जाति प्रथा भारत का व्यवस्था है क्या ये लोगों को बेरोजगार नहीं बनाएगी? बनाएगी। जैसे हमने बोला ना, कुम्हार मैं हूँ, मिट्टी के बर्तन का कार्य कर रहा हूँ। आज मार्केट में एक से एक स्टील के, प्लास्टिक के बहुत सारे बर्तन आ गए, प्लास्टिक के गिलास आ गया, प्लास्टिक का बहुत सारा चीज आ गया। अब मेरा बर्तन उतना बचाएगा? मिट्टी का बनाया हुआ गिलास उलास बचाएगा? नहीं बचाएगा। और आपकी जो हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था है ये हमें दूसरे कार्य को करने को अलाउ नहीं दे रही। तो मैं क्या करूंगा? मेरा जो पैसा तो छीन गया, अब मैं क्या हुआ? बेरोजगार हो गया। हुआ कि ना हुआ? तो ये बोल रहे हैं कि प्रत्यक्ष कारण बनी हुई। कौन? तो हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा है ये भारत में बेरोजगारों की प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से, श्रम विभाजन की दृष्टि से माने जाति प्रथा के जन श्रम विभाजन के नजरिया से देखा तारा का बा दोषयुक्त बा। ये नजरिया से मत देखो, मत देखो कि श्रम विभाजन के ही दूसरा का रूप का हो जाति प्रथा। ये नजरिया से मत देखो, बहुत दोष बा में छेद बा, बर्बाद होके वाला बा। आगे ना जब आगे देखे जना, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य को स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करती। हमने देखा स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं करती। कौन? तो जाति प्रथा मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं है। मतलब हम जन चाहत नहीं वह करी, एकर कोनो स्थान नहीं है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबों और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारण कार्य को अरुचि के साथ केवल अविश्वास व्यवस्था के साथ करते हैं। तो यह कहते नहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर गरीबी और उद्योग से मन पीड़ित लोग के बाका समस्या नहीं है, जितना की समस्या ई बा कि अरुचि पूर्वक वो व्यक्ति के कार्य ओकरा के थमा दिया था। कहे के मतलब ये लख यदि खत्म हो जाए तो भारत में जन क्या बोलते हैं गरीबी बा वो धीरे धीरे स्वतः खत्म हो जाए और उद्योग भी अपना चरम सीमा पर, उद्योग में भी बढ़ावा आएगा। अब रात की उद्योग में बढ़ावा कैसे है भाई? ऐसे मान लो हम ही है, मेरा इच्छा है कि हम कोई उद्योग करें, कपड़ा के कोई कार्य करें, है मेरा बहुत उसमें रुचि है। और रुचि वाला काम करने में मजा भी आता है, थकान भी नहीं होता है, ज्यादा रूप में ही होता है। एक अरुचि वाला काम चालू होता है। कोई बोल दे कि वही कर रहा, लेकिन मन हिले नहीं क्या करे के 5 भाग तो हो हमरा से 2 भाग हमरा जाने में रुचि बा, कि वो रुचि से करता चाहे हल्का रुचि से करता। 1 घंटा में यदि 5 भाग करता, हमारा बहुत ज्यादा रुचि हो करे में, तो 1 घंटा में हम 7 भाग करे, गारंटी बा उनकरा से ज्यादा करे। तो यदि कार्य करने की स्वतंत्रता दे दी जाए, ठीक है, तो मैं एक दलित परिवार से बिलोंग कर रहा हूं और मेरा काम है मड़वाड़ी अर्थात कपड़ा के कार्य करें। तो यदि हमको इसमें स्वतंत्रता दे दी जाए तो हम क्या करेंगे? कपड़ा में जाएंगे। पहले दुकानों की, कपड़ों की दुकानों की संख्या 100 थी और मेरे एक हो जाने से कितना हो गया? 101 हो गया। इसी तरह ना जाने हमारे जैसे कितने भी लोग होंगे जिसकी यह इच्छा होगी कि हम भी कपड़ा के कार्य करें। तो देखिए, तो इस प्रकार से उद्योग बढ़ने की चांस होगा करेगा। आगे देखते हैं। हाँ, ऐसे स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रसित रहकर चालू काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि हमने बोला, ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाला का ना दिल लगता है और ना ही दिमाग लगता है, तो अच्छा से काम कैसे करेगा? कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? वही बोला है। अतः यह निर्वाध रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। ये जितने भी हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर बोले हैं,
बोल रहे हैं, यह निर्वाध रूप से यह सिद्ध हो जाता है, कि जो जाति प्रथा हमारे भारत की जो व्यवस्था है, यह आर्थिक रूप से भी कुप्रथा है। भारत को मानते कि विकसित होने में भी क्या है, ये बाधित साबित हो रहा है। अतः ऐसी व्यवस्था को भारतीय समाज से उठाकर बाहर फेंक देने में क्या है, हम सभी भारतीयों के लिए क्या है, भला है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों को नाते तो हो गया है, क्योंकि यह मनुष्य के अस्वाभाविक ही तो हो गया, दबाव पर उन्हें अस्वाभाविक नियमों के जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं, कौन बोल रहे थे? तो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं कि समस्या के रचनात्मक पहलू को ले रहा हूं। रचनात्मक, ये जो समस्या है हमारे भारत में जाति प्रथा का, अब इसके रचनात्मक पहलू का तात्पर्य हुआ कि आपके दृष्टि से कैसा होना चाहिए। मतलब बाबा भीमराव बोल रहे हैं कि हमारे दृष्टि से हमारे भारतीय सामाजिक व्यवस्था कैसी रहे, कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था शोषित क्या बोलते हैं वर्ग, स्त्री और मजदूरों के लिए क्या रहे, सत्य साबित हो, सही साबित हो, सुखदायक साबित हो। तो अब अपना इसमें मंतव्य बता रहे हैं कि यदि ऐसा होता तो बेटर होता। तो देखिए इनकी रचनात्मक पहलू पर ध्यान देते हैं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरोध में हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। तो बोल रहे हैं कि हम जो जाति प्रथा का विरोध जो हम कर रहे हैं, तो आप लोग के मन में लग रहा होगा कि चलिए ठीक है, आप इसको विरोध कर रहे हैं, तो आपके नजर में एक कुशल समाज क्या होना चाहिए, या हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा उत्तर यह होगा, कौन बोल रहे हैं? बाबा भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं। मेरा उत्तर यह होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, प्रभुता पर आधारित हो। स्वतंत्रता मतलब आजाद होकर कोई काम करे। समता का एक होता है, समता का अर्थ मैं आपको बता दूं कि क्षमता के अनुसार, जैसे मान लीजिए एक होता है समानता, एक होता है समता। तो समानता और समता में बहुत अंतर है। समानता का अर्थ हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मेरा पेट बड़ा है और मुझे 10 रोटी खाने से मेरी भूख जा रही है, ठीक है, और हम 3 लोग हैं। कौन लोग हैं? 3 लोग हैं। और एक हम 3 में एक ऐसा है जिसको मात्र 4 रोटी से उसका भूख भर जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, और एक जो है उसकी 5 रोटी से भूख खत्म हो जा रहा है। लेकिन अब देखिए ये उदाहरण आपने देखा। अब समानता का अर्थ क्या हुआ कि सबको बराबर बराबर रोटी दी जाए। तो मान लीजिए जिसका 4 रोटी से पेट भर जा रहा है और समानता का दृष्टि से 6 रोटियां बांट दी गई, तो जिसको 4 रोटी से पेट भर जा रहा है उसका तो 2 रोटी फालतू हो गया, जिसका 5 रोटी से पेट भरा उसका 1 रोटी फालतू हो गया, और मेरा 6 रोटी से पेट भरा तो मुझे 4 रोटियां कम हो गई। तो ये समानता है। समता क्या कहता है? समता क्या कहता है कि जिसकी जितनी आवश्यकता है उसको उतनी दी जाए। यदि एक व्यक्ति को 10 रोटी खाने से पेट भर रहा है तो उसको 10 ही रोटी दिया जाए, एक को 4 रोटियां से पेट भर जा रही है तो उसको 4 ही रोटी दिया। ये होता है समता। तो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर हमारे समाज के बारे में क्या सपना देखते हैं? वो बोलते हैं कि आदर्श समाज का अर्थ हुआ जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व हो। भ्रातृत्व मानो भाईचारा का नाता रहे। ठीक है, क्या यह ठीक नहीं है? आप बोलते हैं कि यदि ऐसे हम अपने समाज में स्थापित कर दे तो क्या ये ठीक नहीं है? बोलते हैं, पूछते हैं हमसे। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि इसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। माने कोई भी वांछित परिवर्तन आए उसका सब कोई लाभ उठाए, इधर कि हाँ एक बड़े कास्ट के उठाए, जनरल ही उठाए, ऐसा समझ में ना, इस प्रकार का होनी चाहिए। ठीक है, सबको क्या बोलते हैं परिवर्तन समाज। ऐसे समाज में बहुविधि हितों में सबका भाग लेनी चाहिए तथा उसकी रक्षा करनी। यहाँ बोल रहे हैं कि सब समाज में हमारे विचार से भी होना चाहिए कि लोग एक दूसरे की रक्षा करें और जो भी लाभ आवे समाज के हर एक वर्गों के लिए लाभ आवे। ठीक है, किसके अनुसार, किसके आधार पर? तो समता के आधार पर सजग रहनी चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहनी चाहिए। तात्पर्य है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही स्वाभाविक रूप है। बोल रहे हैं कि जिस तरह दूध और पानी एक साथ रहते उसी तरह हम
समाज में इस तरह भाईचारा को बना के रखे, ईमान इस तरह घुल मिल कर रहे, ठीक है। कोई किसी से दूर होने की प्रयास ना करे और एक दूसरे के क्या करे, मदद करे। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। और लोकतंत्र को भी इसी को लोकतंत्र मानते हैं जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो, भ्रातृत्व हो, एक दूसरे को मदद करे, ठीक है, यहाँ भेदभाव ना हो। इसी को सही मायने में हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर लोकतंत्र मानते हैं। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सीमित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसे यह आवश्यक है कि इसमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। तो मुझे आशा है कि आप सबको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये समझ में भी आया होगा। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर देखना यदि हो जा रहा है तो मेरा विश्वास है कि यदि आप इसको बहुत अच्छा से समझा होगा, सुना होगा, तो इसमें के हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।